बीजेपी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई। बैठक कल तक चलेगी और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक एक भव्य रोड शो किया। सीधे कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे। कार्यकारिणी बैठक को शुरू करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 2024 में जीत के लिए यह साल बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। एक तरफ अयोध्या में रामलला के दर्शन का सदियों पुराना इंतजार बस अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद अयोध्या के राम मंदिर पर फिदायीन हमले की साजिश रच रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत कर दी गई है कि परिंदा भी पर ना मार सके। सवाल यह है कि अयोध्या के नाम से आतंकी क्यों कांप रहे हैं? एक जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। आतंकियों के निशाने पर भव्य राम मंदिर। राम मंदिर पर हमले की साजिश। नेपाल के रास्ते आतंक की एंट्री। सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट। पूरा देश अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन का इंतजार कर रहा है। मंदिर का निर्माण कार्य भी जोर शोर से चल रहा है, लेकिन यही बात आतंकियों को खल रही है। आतंकवादियों के नापाक मंसूबों और साजिशों की हद देखिए। जैश-ए-मोहम्मद नाम का पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत की संस्कृति और आस्था पर हमला करने की योजना बना रहा है। खबर है कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आत्मघाती हमला करके अयोध्या के भव्य राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। जी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। हमला करने के लिए सुसाइड स्क्वाड तैयार किया गया है, यानी आत्मघाती हमले का प्लान है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आत्मघाती हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में आने की फिराक में हैं और अयोध्या में बड़े हमले को अंजाम देने की ताक में हैं। नेपाल के रास्ते गोला बारूद भी लाने की योजना बनाई जा रही है। खुफिया एजेंसियों को ये भी इनपुट मिला है कि इस बार आतंकी पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कर श्री राम मंदिर पर सुसाइड बॉम्बर के जरिए हमला करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दहशतगर्दों पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है, ताकि ऐसे आतंकी अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब ना हो पाए। आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर हमेशा ऐसे ही आतंकी साजिश के निशाने पर रहा है। दिसंबर 2021 में देश की खुफिया एजेंसियों के भेजे गए आतंकी हमले के इनपुट के बाद राम नगरी में अलर्ट घोषित कर दिया गया था। जुलाई 2021 में भी
लखनऊ में 2 आतंकवादी पकड़े जाने के बाद रामनगरी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। राम जन्मभूमि क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। दिसंबर 2019 में इसी तरह जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या में आतंकी घटना को अंजाम देने की बड़ी साजिश रची थी। इस बार भी सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट को गंभीरता से लिया जा रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों पर जो संवेदनशील चौराहे हैं वहां पर चेकिंग व्यवस्था की जा रही है। कहाँ के वो नागरिक हैं, नागरिकता और उनका आधार कार्ड देके सत्यापित किया जा रहा है, और कोई वाहन है तो उसको निर्गत पास के द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया उसी के तहत गुजारा जा रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था किसी अभेद्य किले से कम नहीं है। अयोध्या में सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। मठ मंदिरों से लेकर सभी प्रमुख मार्गों पर बेहद चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अयोध्या आने वाले लोगों को साथ जो चेकिंग हो रही है। जो भी वाहन आ रहे हैं उन्हें बाकायदा चेक किया जा रहा है। उनके वाहनों पर बैठे लोगों का जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी के मुताबिक मंदिर निर्माण कार्य करीब 50% पूरा हो चुका है, लेकिन मंदिर निर्माण की यही तेजी हिंदू विरोधी ताकतों को चुभ रही है। जिस प्रकार से आतंकवादी और इस प्रकार से योजना बना रहे हैं, सोच रहे हैं, वह सोचना उनके गलत है, क्योंकि अब राम मंदिर का जो नींव पड़ गई है उसको अब हिलाने का क्षमता किसी आतंकवादी में नहीं है। यहाँ हमारे हनुमान जी बैठे हैं और उनके लिए कहा जाता है, कौन से काज कठिन जग माही जो नहीं हो। राम मंदिर पर साजिश के खुलासे के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और आतंकी संगठनों को चेतावनी दी है। जहां पूरा देश प्रगति के राह पर चल रहा था, वहीं देश का जिहादी तत्व अपनी नई रणनीति के तहत हिंदू समाज, हिंदू संगठनों और हिंदू नेताओं को अपना निशाना बना रहा था। वे शायद 1946 की स्थिति को पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्पेशल टुकड़ी को तैनात किया गया है। साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी कई स्तर पर मंदिर की सुरक्षा में तैनात हैं। यही नहीं, मंदिर स्थल के आसपास की सभी जगहों पर जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद पहले भी कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है, जिनमें 2016 में पठानकोट बेस पर आतंकी हमला, 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला और 1999 में इंडियन एलायंस के विमान का अपहरण जैसे आतंकी गतिविधियां भी शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि पर जो खतरा है वो काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। इसके पूर्व में भी यहां पर दुस्साहस किया गया था वर्ष 2005 में, और 2005 में ये सब निष्क्रिय कर दिए गए थे और इनका हमला विफल हो गया था। ये हमला करने वाले कहां से आते हैं? ये वो चरमपंथी हैं जो पाकिस्तान की नर्सरीज में, वहां के मदरसों में ट्रेन किए जाते हैं, जिससे कि उनके दिमाग की वायरिंग ऐसी हो कि अगर ऐसे घटनाक्रम में वो पुलिस की गोली से अथवा मारे जाते हैं तो उनको जन्नत मिलेगी, जहां 72 हूरें उनको दी जाएंगी। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर इंटरनेशनल आतंकवादियों की लिस्ट में भी है। राम मंदिर के अलावा गणतंत्र दिवस के आसपास दिल्ली से लेकर पंजाब में भी आतंकी साजिशों का खुलासा हुआ है, लेकिन आतंकियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात नेपाल में हुए विमान हादसे की करते हैं, जिसमें 72 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इन 72 लोगों में से कईयों की कहानियां ऐसी हैं जो आपकी आंखों में भी आंसू ला देंगी। हादसे से पहले की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ये लोग खुशियों भरी जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें नहीं मालूम कि अब वो जिंदगी की आखिरी उड़ान भर रहे थे। जहां एक तरफ गाजीपुर के 4 दोस्त मस्ती करते हुए मौत के हाथ लग गए, तो वहीं इस विमान की एयर होस्टेस की जिंदगी भी पल भर में खत्म हो गई। ये खुशी के पल, सपनों का उड़ान भरता
हंसमुख चेहरा। बस एक पल में सब खत्म हो गया। जिन चेहरों पर मुस्कान थी, आंखों में आने वाले कल के सुनहरे सपने थे, उसी हंसती खेलती हंसी को एक हादसे ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिन परिवारों के लाडले अपनी जिंदगी शान से जी रहे थे, आज उनकी मौत पर परिवार आंसू बहा रहा है। नेपाल के पोखरा में हुए दर्दनाक हादसे में 72 लोगों की मौत हुई और एक बार फिर जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई दुनिया के सामने आई कि कुछ भी इस दुनिया में स्थायी नहीं है। एक ही पल में कई परिवार बर्बाद हो गए। कईयों के सपने हमेशा के लिए टूट गए। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई, उनकी कहानी आपको भावुक कर देगी। हंसती खेलती मुस्कुराती ये हैं उस विमान के एयर होस्टेस ओशिन आले। लेकिन ओशिन आले को नेपाल में लोग खुशगवार टिकटॉकर के रूप में जानते थे। नेपाल हादसे में ओशिन की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। हादसे के पहले ओशिन ने प्लेन के अंदर से एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया था। किसी को क्या पता था कि ओशिन का ये आखिरी वीडियो हो जाएगा। और ओशिन हंसते हुए नजर आ रही हैं। जब उन्होंने वीडियो बनाया था तब यात्री प्लेन में नहीं आए थे। कौन जानता था कि हंसती खेलती ओशिन की जिंदगी के ये कुछ आखिरी पल होंगे। कुछ ऐसी ही दर्दनाक कहानी गाजीपुर के 4 दोस्तों की भी है जो नेपाल घूमने के लिए गए थे। इनमें सोनू जायसवाल हादसे के वक्त फेसबुक लाइव पर थे। उनके साथ अभिषेक कुशवाहा, अनिल कुमार राजभर, विशाल शर्मा भी मौजूद थे। साथ ही संजय जायसवाल भी अपनी जिंदगी की आखिरी उड़ान पर थे। ये वीडियो उसी फेसबुक लाइव का है जब इन दोस्तों में से एक सोनू जायसवाल फेसबुक लाइव कर अपनी खुशी दुनिया के साथ शेयर कर रहे थे। खुशी और उत्साह से भरे थे चारों दोस्त। बस कुछ ही देर में हवाई जहाज पोखरा की धरती पर उतरने ही वाला था। इस यादगार पल को सोनू फेसबुक पर लाइव कर अपनों के साथ बांटने में लगा था। वो विमान की खिड़की से अपनों को अपने संग नेपाल की यात्रा करा रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सोनू की जिंदगी का आखिरी वीडियो है। वीडियो के दौरान ही हादसा हुआ और चंद मिनट पहले के माहौल में अचानक गड़गड़ाहट और लोगों का शोर सुनाई देने लगा। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। चारों दोस्तों के साथ विमान में सवार सभी यात्री मारे जा चुके थे। नेपाल घूमने की खुशियां जो चारों के चेहरे पर थी, अब बस एक याद में बदल चुकी थी। आज परिवार में मातम है। अपनों के आंसू नहीं रुक रहे। ये लोग चारों लोग घूमने गए थे। 12 तारीख को शाम में निकले हैं और एक कल की घटना है। शाम को प्रशासन द्वारा कुछ लोग आए थे और अभी मीडिया के माध्यम से सभी लोग चैनल से अपना जो है शो कर रहे हैं। सरकार से यही है कि परिवार बहुत दुखद है। उसकी पढ़ाई में लिखाई में बहुत कर्ज में डूबे हैं। उससे ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को सहयोग चाहिए। जिस युवक सोनू ने ये वीडियो शेयर किया, उसके दोस्त अब तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में उनका दोस्त उनसे छिन गया।
इस हादसे के बाद नेपाल में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जोशीमठ की दरारों की वजह से औली में पर्यटक नहीं पहुंच रहे। जोशीमठ और औली के बीच की दूरी 7 किलोमीटर से भी कम है। यही वजह है कि यहां जाने से लोग अब कतरा रहे हैं, जिसका सीधा असर स्थानीय लोगों के कारोबार पर पड़ रहा है। जोशीमठ को मिली कुदरत की सजा अब धीरे धीरे उत्तराखंड के टूरिज्म पर असर डाल रही है। जोशीमठ के पास औली की एक खूबसूरत वादियां हैं, लेकिन इन वादियों को देखने के लिए कोई पर्यटक यहाँ नहीं पहुँच रहा। इस वक्त हम जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर औली में मौजूद हैं। औली को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होती है। देश दुनिया से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन जोशीमठ पर आए संकट की वजह से औली शांत पड़ा है। औली खाली है। औली में पर्यटकों की संख्या काफी कम हो चुकी है। तस्वीरें आप मेरे पीछे आसपास चारों तरफ देख पा रहे होंगे। कोई पर्यटक आपको औली में दिखाई नहीं दे रहा है। बर्फबारी भी यहाँ हो चुकी है, बर्फ भी पड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। वजह क्या है? जोशीमठ में भू धसाव और मकानों में आ रही दरार, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक डर बैठ गया है। अगर आप कार से जाना चाहें तो 20 से 25 मिनट में जोशीमठ से औली पहुंच सकते हैं, लेकिन जोशीमठ के हालात को देखकर पर्यटकों ने औली से किनारा कर लिया है। हालात ये हैं कि यहाँ पर्यटकों की संख्या में 80% तक गिरावट आई है, जिसका असर यहाँ के कारोबार पर भी पड़ा है। जो है 100 में से 80% टूरिस्ट कम हो गए यहाँ पर, केवल 20% टूरिस्ट आ रहे हैं। तो रोजी रोटी कैसे चलेगी? रोजगार में काफी फर्क पड़ा है। बिल्कुल डाउन हो गया। बिल्कुल कैसे घर परिवार चलेगा? सर कैसे चलेगा? बिल्कुल ये इसी के कारण हो रहा है। बिल्कुल डाउन हो गया सीजन इधर इस बार। बिल्कुल बोलेंगे औली आना बिल्कुल सेफ है। हाँ। यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं है। वैसे बाईपास है जोशीमठ से औली आने के लिए, आप बिल्कुल यहाँ का लुत्फ उठा सकते हो। सर इसके दरार पड़ रही है, भूधसा हो रहा है, इसके कारण यहाँ टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, तो उस कारण सर यहाँ के लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल कम हो चुकी है। और देखें कि हमारे गाइड सभी इधर ही हैं, अभी सुबह से कोई गया ही नहीं है ऊपर। तो यहाँ पर अलग अलग कारोबार में जुड़े हैं, उनके मुताबिक उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से चौपट हो गई है। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि औली सेफ है, आप औली इस पर्यटन केंद्र पर आइए। पर्यटकों को आने की अपील कर रहे हैं, लेकिन जोशीमठ पे जो खतरा आया है उससे लोगों के मन में डर जरूर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, औली, जोशीमठ, उत्तराखंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। हालांकि अभी ये पायलट योजना है, लेकिन आरबीआई इसे आम लोगों के बीच पहुंचाने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि आरबीआई ने इस प्रोजेक्ट को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए 2 बेहद आम लोगों को चुना है। ये बच्चेलाल सहनी है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय के पास पिछले 29 साल से फल बेचते हैं। और ये हैं जगदीश पटेल, राजस्थान के रहने वाले हैं और आरबीआई मुख्यालय के पास पिछले 20 साल से चाय बेचते हैं। बच्चेलाल और जगदीश इन दिनों खबरों में इसलिए हैं क्योंकि आरबीआई ने इन्हें डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया है। सानी जी, ये बताइए कि इसकी शुरुआत कब से हुई है आपके जो है इस दुकान पर? इसका शुरुआत 1 महीना पहले हो चुका है और अभी चल ही रहा है। तो ये 30 दिन हुआ, इनका 30-35 दिन हो गया इसका शुरुआत होकर के। ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये काम करता है। जिस तरह से हम देखते हैं गूगल पे या पेटीएम से पैसे लिया जाता है, क्या ये वैसा ही है या फिर कुछ अलग है? जस्ट लाइक गूगल पे, जैसे हमने गूगल पे पेमेंट करते हैं स्कैनिंग करके, उसी तरह से हमने इस पे भी स्कैनिंग करके पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें एक खासियत ये है, इसमें अंतर यही है कि गूगल पे हम जो करते हैं उस पर हमको नेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और इसमें नेट नहीं रहेगा तो भी हमारा पेमेंट इजी से हो जाता है। रिकॉर्ड होता है कुछ मोबाइल पे आता है या फिर इसमें साउंड आता है? जरा बताइए। इसमें रिकॉर्ड है, देखिए अभी मैं आपको बटन दबा के बताता हूँ, जो उन्होंने पेमेंट किए हैं वो अभी इसमें आएगा, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन इज डिजिटल रुपीज ऑफ 100। जगदीश पटेल ने भी ये बात बताई। उन्होंने कहा अधिकारियों ने डिजिटल रूप का QR कोड दिया और अब वो रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं। 10 दिन से तो रोज ट्रांजैक्शन हो रहा है? हाँ, सब हो रहा है सर। जिसके बाद ये पे उनका हो रहा है।
अभी थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? थोड़ा हो रहा है। आज हुआ है कुछ? आज हुआ। कितने अमाउंट का? 2-3 कस्टमर का हुआ। अच्छा, ये IDFC फर्स्ट बैंक में आपका अकाउंट ओपन किया गया? हाँ। उसी में पैसा जाता है? बैंक में पैसा जाता है। अच्छा, RBI वाले कुछ बोले थे जब यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ बताया, जानकारी दी थी? जानकारी दी, कोई टेंशन मत लो, ये अच्छा है और बहुत अच्छी चीज है। मैंने कहा जो अच्छी बात है, अच्छी चीज लगा तो। इससे पहले कि आप मन में डिजिटल रुपए को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, आइए इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। शुरुआत में इसका इस्तेमाल मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में होगा। पहले चरण में 4 बैंकों को इसमें जोड़ा गया है। SBI, ICICI, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक इससे जुड़े हैं। आप डिजिटल वॉलेट को अपने फोन में खुलवा सकते हैं। उसी डिजिटल वॉलेट में पैसे लोड किए जाएंगे। वॉलेट के लिए किसी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। सबसे जरूरी बात यह कि भुगतान के लिए इंटरनेट भी जरूरी नहीं होगा। नोट होता है, नोट के पास यह रिकॉर्ड या लॉगबुक नहीं रहता कि कितने हाथों से होके आया है। हमारे पास जो नोट है वो हजारों लाखों लोगों के हाथों से होके आया होता है, बट इसमें डिजिटल लॉग तो होगा ही होगा कि कैसे कैसे किसके पास से होके आया। ये एक चैलेंज है, सरकार इस पे काम कर रही है। हालांकि बोल रही है कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं होंगी, छोटे जो ट्रांजेक्शन होंगे, लेकिन हाँ, बड़े ट्रांजेक्शन में डिजिटल लॉग मेंटेन हो सकता है। और ये जो है, जो गोपनीयता का आनंद हम जो है करेंसी के साथ लेते हैं, वो शायद इसमें बड़े ट्रांजेक्शन के रूप में नहीं मिले। भारत की डिजिटल क्रांति में डिजिटल करेंसी नया आयाम है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जब आप डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे दुकानों को, छोटे छोटे जो विक्रेता हैं, चाहे वो चाय के हों, फ्रूट के हों, फल सब्जियों के हों, तो उन्हें इस तरह से डिजिटल करेंसी को का इस्तेमाल करने में, लोगों को बढ़ावा देने में ये जो सेटअप है ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। बहरहाल अभी शुरुआत हुई है। 10 दिन पहले इन्हें ये पूरा सिस्टम दिया गया। इसके पहले 1 महीने पहले फ्रूट वाले जो भाई साहब हैं उन्हें पूरा सेटअप करके दिया गया है। देखना होगा कि जो कोशिश है RBI की वो आगे चलकर कितनी कारगर साबित होती है। कैमरा पर्सन अशोक सोनानवे के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई।